जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट 14 दिसंबर 2024 को आपका होने जा रहा है। इसमें लगातार प्रैक्टिस सेट हम लोग करते चल रहे हैं। ईवीएस के 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा ईवीएस का 9 रहने वाला है। 9वां ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 3rd की, क्लास 4th की एंड 5th की। इसके अलावा एक मैराथन और मैंने दी है, जहां से लगातार आप लोगों के क्वेश्चंस बनते रहे हैं। उसकी मैराथन भी मैंने आप लोगों को दी है। तो थ्योरी की मैंने कंप्लीट 4 वीडियो डाले हैं। कोई 35 मिनट का है, हाईएस्ट 50-52 मिनट का वीडियो है। लगभग 2.5 से 3 घंटे में आप चारों वीडियोस को कंप्लीट कर देख सकते हैं। उसके बाद लगातार प्रैक्टिस कीजिए, ईवीएस में 30 आउट ऑफ 30 नंबर मिलेंगे, इतनी गारंटी मैं आपको दिलाता हूँ। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 9 शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं सीटेट के अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें तो आप लोग 988083474403 इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। आपको यहाँ पर सीटेट के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इस 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको अलग से 20 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, 20 ईवीएस के प्रैक्टिस सेट और 500 के क्वेश्चन सीडीपी के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से दिए जाएंगे। इन सभी के साथ साथ आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी भाई एनसीईआरटी की समरी, क्लास 3rd की हो, 5th की, 4th की हो या 5th की हो, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सब कुछ मिलने वाला है आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। कॉल प्लीज कोई नहीं करेगा। इसका प्राइस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 99 में। एनसीईआरटी की एक बुक भी नहीं आएगी। मैं आपको इतना सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मैं फिर कहूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन वही रहेंगे जो सीटेट में आ चुके हैं या उनके आने की प्रबल संभावना है, वही क्वेश्चंस को मैं शामिल करता हूं। फालतू के कोई भी क्वेश्चन शामिल नहीं किए हैं। इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग किस राज्य में स्थित है? ये चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ, थ्योरी में भी वहां बताया था। पहाड़ पर चलने के लिए जो लीडर होता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ही मैंने बताया था कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है आपका, ये उत्तराखंड राज्य में है। कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, क्वेश्चन 2 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन 2 जो है आपका ये रहने वाला है, किस राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है? किस राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है बिहार और फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अच्छे से कराया, कई बार बताया भी है कि आपका तोरंग जो है इसका अर्थ जंगल है। किस राज्य में है? ये भाई झारखंड राज्य में है। झारखंड राज्य में जंगल को तोरंग कहा जाता है। किस भाषा में कहा जाता है ये पूछा जाए, कुड़ुक भाषा में कहा जाता है। कुड़ुक भाषा में कहा जाता है, ये वहां के आदिवासियों की भाषा है। कुड़ुक कुड़ुक भाषा में जंगल का अर्थ जो है वो तोरंग है। कहाँ की भाषा है? झारखंड के आदिवासियों की ये भाषा है, इतना आप लोग याद रखिएगा। झारखंड के आदिवासियों की भाषा है तोरंग, का अर्थ जंगल होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन 3 है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। ईवीएस में मानचित्रण जो कौशल होता है ये क्या होता है भाई? गणना के कौशल को ये विकसित गलत हो गया, या विकसित होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए यहाँ पर? विकसित होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए यहाँ पर?
विकसित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकसित होना चाहिए। ऑप्शन 2, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन 3, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ईवीएस में जो मानचित्रण कौशल हम लोग पढ़ते हैं, मैप जो हमें पढ़ाया जाता है, इस ये क्या करता है भाई? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो क्वेश्चन 3 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में कहां से लाए थे? कहां से आपकी मिर्ची आई थी, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन चीन से, सेकंड ऑप्शन दक्षिण अमेरिका से, थर्ड ऑप्शन इंग्लैंड से, फोर्थ ऑप्शन जापान से। फोर्थ ऑप्शन जापान से। तो इसमें जो पूछा गया है आपका कि मिर्ची के बारे में पूछा गया है, मिर्ची कहाँ से आई थी, तो मैंने बताया आपको मिर्ची, गोभी, भिंडी, चाय, सब, सोयाबीन कहाँ से हमें मिली थी, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पर आपको जो मिर्ची है ये कहाँ से मिली थी भाई? दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका से आपकी मिर्ची आई थी। सोयाबीन के बारे में पूछा जाए तो भैया याद रखिएगा, सोयाबीन के बारे में चीन, याद रखिएगा सोयाबीन, चीन से क्या आया था भाई? सोयाबीन, ठीक है ना। और हरी मिर्ची के बारे में बात की गई है, तो ये कहाँ से? दक्षिणी अमेरिका से। क्वेश्चन 5 है, निम्न में से क्या ईवीएस में आकलन का एक संकेतक नहीं है? आकलन का एक संकेतक नहीं है। याद रखिएगा क्या पूछा गया है? नहीं है पूछा गया है। भाई जहां नहीं है आ जाए खतरा मानिए, और ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग गलत कर देते हैं। तो अवधारणा मानचित्रण, सहयोग, समानता के प्रति सरोकार और न्याय के प्रति सरोकार, ये तो भाई क्वेश्चन वही हो गया, रिपीट क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ। कमेंट में आप इसका आंसर बताइएगा, कमेंट में आप इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में क्या बताया था। क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 पेडागोजी से पूछा गया क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा ये क्वेश्चन है कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इसके क्या रीजन है? फर्स्ट ऑप्शन गिवन है आपको, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने आप अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। भाई प्रतिस्पर्धी हमें स्टूडेंट्स को नहीं बनाना, ये नेगेटिव ऑप्शन होता है। तुलना करनी हो किसी स्टूडेंट से, प्रतिस्पर्धा करानी हो, तो ये नेगेटिव ऑप्शंस के अंदर आएगा, याद रखिएगा। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रकों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया जाता है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि शिक्षार्थी क्या करते हैं, इससे उनके अपने संसार से जुड़ने में ये सहायता करता है। तो ऑप्शन 1 जो है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी परिवार के पूर्वजों से लेकर उनके विकास को दर्शाने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? किस चार्ट का उपयोग किया जाता है भाई? फर्स्ट ऑप्शन गिवन है आपको प्रवाह चार्ट का, सेकंड ऑप्शन है टेबल चार्ट का, थर्ड ऑप्शन है आपको वृक्ष चार्ट का, और फोर्थ ऑप्शन है समय चार्ट का। तो याद रखिएगा, पूर्वजों से लेकर विकास को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? वृक्ष चार्ट का प्रयोग किया था। किसका? वृक्ष चार्ट का प्रयोग किया। ट्री बना दिए जाते हैं, यहाँ आपके दादाजी हो गए, ये दादी जी हो गई, इसके बाद क्या हुए, इनके जो हुए बच्चे, इनका पुत्र हो गया है ना, इसकी फिर इनकी वाइफ हो गई, फिर इनके पुत्र हो गए। इस तरीके से आपका ये चार्ट तैयार किया जाता है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? वृक्ष चार्ट, वृक्ष चार्ट है ना, वृक्ष चार्ट, यानी कि ऑप्शन 3 पर आपका वृक्ष चार्ट है, ये आपका सही ऑप्शन बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफी बार कराया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन बनेगा। लैंग्वेज अलग रहेगी, आंसर यही रहेगा। लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन आंसर यही रहने वाला है। क्वेश्चन 8 को ध्यान से देखिएगा। नारियल के उपयोग से बनी किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका यहाँ के लोगों का पसंदीदा भोजन है। तो भाई ये कहाँ खाया जाता है? मैंने आपको एक चीज बताई थी, नारियल केरल में अच्छे खासे उगाए जाते हैं, और एक चीज मैंने आपको बताई थी, टेपियोका क्या है? टेपियोका केरल का एक भोजन है जिसे जमीन के अंदर उगाया जाता है और इसको उबाल कर खाया जाता है। याद रखिएगा, उबाल कर। तो कहाँ का है भाई? केरल का। ये किससे रिलेटेड है?
केरल से रिलेटेड है। किससे? केरल से रिलेटेड है। और नारियल से बनी चटनी, इसमें 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि मछली फ्राई करके, मछली जब फ्राई की जाती है तो नारियल के तेल में कहाँ की जाती है? तो याद रखिए नारियल के तेल की बात की जाएगी, नारियल के तेल की बात की जाएगी तो आंसर गोवा होगा। और इसी में एक क्वेश्चन बनता है, नारियल के तेल की बात की जाएगी तो आंसर गोवा होगा। लेकिन अगर इसमें सरसों का तेल पूछा जाएगा, सरसों के तेल में कहाँ खाते हैं, सरसों के तेल की बात की जाएगी, सरसों के तेल की बात की जाएगी तो आंसर आपका कश्मीर रहेगा। फिर आंसर क्या रहेगा आपका? कश्मीर रहेगा। दोनों में अंतर है और दोनों ही क्वेश्चन सीटेट में बन चुके हैं। नारियल के तेल में पूछा जाए मछली को कहां पर तलकर खाया जाता है, नारियल के तेल में गोवा में, और सरसों के तेल में कश्मीर में। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। एस्किमो अपना घर यानी इग्लू बर्फ से क्यों बनाते हैं? एस्किमो उनके घर को, पहली बात याद रखिएगा, इग्लू कहा जाता है। इग्लू क्या होता है? बर्फ से बना घर होता है। इग्लू क्या होता है? एक बर्फ से बना वो घर होता है। ध्रुवीय प्रदेशों में जो लोग रहते हैं वो इग्लू बनाते हैं। तो ये अपना घर बर्फ से क्यों बनाते हैं, यानी इग्लू क्यों बनाते हैं? इसमें 4 ऑप्शन गिवन है और ये क्वेश्चन सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीटेट में ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने जब क्वेश्चन पेपर दिया था तब ये क्वेश्चन आया था। बर्फ ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देती। बर्फ क्या करती है? ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देती, ये ऑप्शन है, ये रीजन है। या ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ उपलब्ध है इसलिए बर्फ के घर बनाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन, बर्फ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है, ये ऑप्शन राइट होगा। या इनमें से कोई भी राइट नहीं होगा। तो देखिए जो एस्किमो लोग अपना घर जो बनाते हैं बर्फ से, जो लोग ध्रुवीय प्रदेशों में रहते हैं वो बर्फ से अपना घर बनाते हैं, उस घर को इग्लू कहा जाता है। तो वो बर्फ का घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहां क्या होता है, बर्फ के बीच की जो दीवारें होती हैं वो बाहर, अंदर की हवा को बाहर आने से, निकलने से रोकती है, जिससे उसमें गर्मी बनी रहती है, इसलिए ये घर बर्फ से बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह एक कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? यानी मधुमक्खियां आपको पता है भाई एक साथ रहती हैं, एक मधुमक्खी का छत्ता है, वहां ग्रुप में मिलती है, एक तरीके से क्वेश्चन है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो झुंड में या ग्रुप में नहीं रहता? तो आपको पता है भाई दीमक, फर्स्ट ऑप्शन है दीमक, सेकंड ऑप्शन है ततैया, थर्ड ऑप्शन है चींटी और फोर्थ ऑप्शन है मकड़ी। तो आपने देखा होगा दीमक आपको ग्रुप में मिलेगी, दीमक ग्रुप में मिलेगी। ततैया जो होती हैं, जिस तरीके से मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है इस तरीके से ततैया भी ग्रुप में मिलेंगे, इनका भी छत्ता मिल जाएगा। चींटी भी आपने देखा होगा एक के पीछे एक चलती रहती है, और चींटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चींटियां एक दूसरे के पीछे क्यों चलती हैं? तो चींटी क्या होती है, चलते समय एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं और उसको फॉलो करते हुए भी, उसको फॉलो करते हुए ही जो पीछे वाली चींटी है उसके पीछे चलती रहती हैं। तो चींटियां भी ग्रुप में चलती हैं, ग्रुप में रहती हैं। लेकिन मकड़ी, मकड़ी कभी आपने ग्रुप में नहीं देखी होगी, मकड़ी अलग से रहती है। तो यही इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। यही इसका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन 11 पर आएंगे और 11 पर आने से पहले फिर कहना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और सीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट सीटेट के नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। कंप्लीट नोट्स के अलावा प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर 150 नंबर के 20 मिल जाएंगे। उन 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के, 500 क्वेश्चन सीडीपी के भी अलग से आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एनसीईआरटी की 3rd 4th 5th की समरी भी आपको यहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी। यानी कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी की प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ लगातार करते रहिए। मैथ्स और ईवीएस में 30 आउट ऑफ 30 में आपको दिला कर रहूंगा। इसलिए वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर जो लोग नए हैं या अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? मिलान सही नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा मिलान निम्न में से सही नहीं है। 4 मिलान एक तरीके से आपके 3 सही होंगे, एक सही नहीं होगा। दूध पनीर, कच्चा आम अचार, आलू चिप्स, सेब जैम।
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो देखिए एक तरीके से देखेंगे, आप देख लेंगे सर, दूध से पनीर बनता है, कच्चे आम से अचार बनता है, आलू से चिप्स बनती है और सेब से जैम बनती है। तो यहाँ भाई क्या गलत है? तो रीजनिंग की दृष्टि से देखेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ एक तरीके से देख सकते हैं, इसमें लॉजिक हम ले लगाएंगे कि इन चीजों से बने हुए इनके आइटम को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कैसे किया जा सकता है। तो अगर मैं सेब से जैम बना दूं तो हम इसको लंबे समय तक रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। आलू से अगर हम चिप्स बना दें तो काफी लंबे समय तक हम इसको रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। और कच्चे आम से अगर हम अचार बना दें हम लोग तो खराब नहीं होगा। लेकिन दूध से हम पनीर बना दें तो 2 से 3 दिनों में ये खराब हो जाएगा। इसलिए हमारा ये जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। कि बाकी की चीजों को लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सकता है, इसमें कन्वर्ट करके कच्चे आम से अचार बनाकर, सेब से जैम बनाकर और आलू से चिप्स बनाकर, बट दूध से पनीर बनाकर इसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैंने कई बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, थ्योरी में भी पढ़ाया है, एनसीईआरटी में पढ़ा है और एक अलग से वीडियो बनाया था, वहां भी मैंने जानवर और पक्षियों पे स्पेशल फोकस किया था, क्योंकि मुझे पता है 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके बनने ही हैं। तो कौन सा पक्षी अपना घोंसला पेड़ पर सबसे ऊपर की, दाल नहीं है भाई, दाल नहीं बनानी है, हमें दाल बनानी है, ठीक है ना, दाल पर बनाता है? तो कोयल, कौवा, कबूतर और फाख्ता, ये 4 ऑप्शन है। तो मैंने आपको बताया था कोयल के बारे में और मादा वीवर के बारे में। 2 पक्षी ऐसे हैं, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, क्योंकि कोयल क्या करती है, अपने जो अंडे देती है ये कोए के घोंसले में देती है, ये अपना घोंसला नहीं बनाती। सेम उसी तरीके से मादा वीवर, उसी तरीके से मादा वीवर क्या करती है, मादा वीवर भी घोंसला नहीं बनाती। ये क्या करती है मादा वीवर, ये 1 बाय 1 सभी घोंसले को देखती है जो नर वीवर के द्वारा बनाए जाते हैं, और उसमें से जो घोंसला उसे पसंद आ जाता है उसी घोंसले में वो अपने अंडे दे देती है। तो कोयल और मादा वीवर ये अपने घोंसले नहीं बनाती, इन दोनों को आप लोग स्पेशली याद रखिएगा। तो देखिए, तो कोयल तो अपना घोंसला बनाती नहीं। फाख्ता, फाख्ता भाई कहाँ बनाता है, कमेंट में बताइएगा। कई बार पढ़ा कर आया हूं कि फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाता है। कबूतर खंडरों में, खाली मकानों में, खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। तो कौवा, कौवा इसका राइट आंसर बनेगा। कौवा क्या करता है, जो पेड़ होगा उसकी सबसे ऊपर वाली डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इसमें कभी कभी ये देता है कि पेड़ की सबसे ऊपर की डाल पर आएगा तो सबसे बेस्ट है, या इसमें दे देगा सबसे ऊपर के पेड़ पर, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है। पेड़ के सबसे ऊपर की डाल होगी, ये बेस्ट ऑप्शन होएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, कहाँ के लोग मछली को सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं? गोवा के, कश्मीर के, दोनों के, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ के लोग सरसों के तेल में मछली पकाकर खाते हैं? तो भाई ये खाते हैं कश्मीर के। किसके? कश्मीर के। और गोवा के खाते हैं नारियल के तेल में। ये अभी बताकर आया था शायद, मैं 2-3 क्वेश्चन पहले ही बताया था। नारियल के तेल में खाते हैं गोवा के लोग, कश्मीर के लोग खाते हैं सरसों के तेल में। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 काफी अच्छा क्वेश्चन, चैप्टर पूरा पढ़ाया था। इस चैप्टर में एक एक चीज मैंने बताई थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन 14 है ये, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया है, वाद्य यंत्र के प्रति सांप की अनुक्रिया है? इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो देखिए मैंने बताया था, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते और जिनके बाहरी कान नहीं होते वो अंडे देते हैं। और सांप कैसे करता है, ध्वनि कंपन फील करता है, कंपन फील वो करता है। तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर बनेगा कि उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन 1 राइट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ चुके हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जुलाई 2017 में जो पेपर आपका हुआ था वहां ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। जुलाई 2017 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो व्यक्ति जंगल में
कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा, ये पेड़ा नहीं है, पैदा होने वाली, ये पैदा होगा यहाँ, उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ये प्रीवियस ये नहीं कहूंगा, जो इससे पहले पेपर हुआ तो जुलाई में 2024 में ही, वहां एक क्वेश्चन था, वहां उन्होंने क्या गलत दिया था, 25 के लिए 15 वर्ष दे दिया था, और मैंने वहीं वो पकड़ लिया था कि 15 वर्ष नहीं, यहाँ 25 वर्ष होगा। तो कितने वर्षों से रह रहे हैं भाई? जो लोग 25 वर्षों से रह रहे हैं, उस जंगल में जो भी चीज उगेगी उस पर उनका अधिकार रहेगा। ये किस कानून के तहत है, किस अधिनियम के तहत है? तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत है, या जंगल अधिकार अधिनियम 2008 के तहत, या जंगल अधिकार अधिनियम 2017 के तहत, या भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के तहत। तो भाई ये है आपका राइट आंसर, इसका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो इसका राइट आंसर बनेगा कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अकॉर्डिंग जो लोग जंगलों में 25 वर्षों से रह रहे हैं, जंगलों में जो चीज होगी उस पर उनका अधिकार भाई होगा। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर ही रहे थे और ये क्वेश्चन हमारे पास आ ही गया। विजिबिलिटी ठीक है भाई। नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इसमें से सबसे बढ़िया घोंसले अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? मैंने अभी आपको पढ़ा कर आया था कि नर वीवर जो होता है घोंसले बनाता है, मादा वीवर एक एक करके सभी को देखती है, जो घोंसला उसे पसंद आ जाता है उसी में अपने वो अंडे दे देती है। तो ऐसा वही जो पक्षी है ये आपका है, आपका वीवर, वीवर वर्ड आ गया। जुलाहा चिड़िया जिसको कहते हैं, वीवर भी कहते हैं इसको, वीवर याद रखिएगा, वीवर पक्षी। ठीक है ना? वीवर, और मादा वीवर आएगा। ठीक है, मादा। दर्जन फाख्ता के बारे में बता कर आया हूं, सनबर्ड पढ़ा रखा है, दर्जन चिड़िया पढ़ा रखा है, हर एक बर्ड पढ़ा रखिए कि अपना घोंसला किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है ना? दर्जन चिड़िया का बताइए घोंसला कैसे बनाते हैं, कमेंट में आपको दर्जन चिड़िया का बताना है कि दर्जन चिड़िया अपना घोंसला किस तरीके से तैयार करती है, किस तरीके से दर्जन चिड़िया का घोंसला तैयार किया जाता है, उसे बताना है। क्वेश्चन है 17वां कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं भाई? ये विद्यार्थियों की जिज्ञासा के संकेतक हैं, विद्यार्थियों के समझ में अंतर के संकेतक हैं, या शिक्षक की क्षमता के संकेतक हैं। तो शिक्षक की क्षमता से हमें कोई मतलब नहीं होगा, शिक्षक की क्षमता से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो जहां जहां सी हो काट दो, जहां जहां सी हो उसको काट दो, एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेशन मेथड देखिए यहां कैसा काम करेगा। सी काट दिया, सी काट दिया, सी काट, एक ऑप्शन बचा। बताइए कुछ बचा आपके पास गलत करने के लिए? बिल्कुल नहीं बचा। 1% भी चांस नहीं, 1% के 0.0001% भी चांसेस नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। इसलिए बार बार बोलता हूं ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कीजिए। सीटेट का पेपर लेंथी है, कुछ लोग 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। उसका रीजन ये है कि वो फंस जाते हैं, और मैं बता रहा हूं शॉर्टकट मेथड, बेस्ट मेथड, ऑप्शंस एलिमिनेट करके कीजिएगा। बहुत जल्दी आप लोग आंसर पर पहुंच जाओगे और आंसर गलत भी आपका नहीं होगा। क्वेश्चन 18, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा, द लैंग्वेज दैट हैज टू बी यूज्ड बाय एन ईवीएस टीचर शुड बी, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए? औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाए, बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, और प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। अगर आपको याद हो एनईपी 2020, अगर आपको याद है एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। यहां मैंने लगभग आपको 36 क्वेश्चन कराए हैं और जो बेसिक चीजें हैं एनईपी के बारे में वो बताई हैं। एनईपी के बारे में लगभग 50-55 मिनट का वीडियो है, वो देख लीजिएगा। जितने भी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है 90% उस एक वीडियो से आपके सॉल्व हो जाएंगे। 90% क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, 90% क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। बाकी का एनसीएफ 2005 एंड आरटी एक्ट 2009, इन दोनों पर भी एक एक वीडियो में बना दूंगा। आपको पेडागोजी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लगातार प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहो। 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको मैं दिलाऊंगा मैथ्स में, और 30 आउट ऑफ 30 हम लोग लाएंगे ईवीएस में।
तो यहां पर मैंने क्या बताया था भाई, बच्चों की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो रोजमर्रा की भाषा, दैनिक भाषा, या कह सकते हैं उनकी मातृभाषा जो है, क्षेत्रीय भाषा जो है, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो इसलिए सी आंसर जो होगा ये करेक्ट होगा भाई। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है कि बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए, ऐसी भाषा का क्या फायदा हम बच्चों के सामने बोल के चले जाएं और बच्चों को कुछ समझ तक ना आए। तो भाई ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गए, बाकी के ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है कि बच्चों की दैनिक या रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुके हैं, 19 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जाकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं भाई? पर्यावरण के शिक्षक क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को कहाँ लेके जाते हैं? ये लेके जाते हैं भाई कहाँ पर, ये लेके जाते हैं अपने स्टूडेंट्स को चिड़ियाघर। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। ऑप्शन बी, बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना। ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्थन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। और ऑप्शन डी, बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। तो देखिए, अगर आप बात करेंगे बच्चों को जानवर के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, ये ऑप्शन कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप बात करेंगे ऑप्शन सी की, लेकिन आप बात करो ऑप्शन सी की कि कोरिलेटेड क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ से जोड़ने पर हमारा ऑप्शन जो होता है ये बेस्ट बन जाता है। ऑप्शन एक में कोई खराबी नहीं है, ऑप्शन एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन जब हम ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, तो हमें ऑप्शन सी कंपेयर टू ऑप्शन ए बेस्ट लगेगा, बेस्ट है। इसलिए हम लोग, क्योंकि यहां पर रियल लाइफ से ऐड कर दिया, रियल लाइफ से जोड़ दिया, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन 20 है, रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है। मैंने बताया था रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है, इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखा है। जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ पाया जाता है अबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, रूस में पाया जाता है। तो मैंने पढ़ा रखा है भाई, रेगिस्तानी ओक जो है, इसके नाम से कंफ्यूज होकर हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में राजस्थान टिक मत कर देना। रेगिस्तानी ओक ये जो पाया जाता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जो ऊंचाई होती है, इस पेड़ की जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, ये 10 से 12 फुट ऊंचा होता है। और इस पेड़ की जगह जड़ें जो होती हैं, इस पेड़ की जड़ें इतनी लंबी होती हैं, लगभग लगभग मैं कह सकता हूं 250 से 300 फुट ये गहरी जमीन में चली जाती हैं। और इतनी गहरी जाती हैं कि जब तक ये जमीन में पानी को टच नहीं कर लेती, जाती रहती हैं। और जब कभी लोग पानी की कमी आती है, यहाँ पानी नहीं होता जिनके पास पीने के लिए, तो इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर यहां से पानी निकालकर वहां के लोग पी लेते हैं। तो ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक से कंफ्यूज होकर राजस्थान टिक मत कर देना। क्वेश्चन 21 जब शुरू करेंगे उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लेना। सभी नोट्स, ऑल प्रैक्टिस सेट, सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट अलग से, कंप्लीट 150 मार्क्स का प्रैक्टिस सेट अलग से, एनसीईआरटी की समरी, सब कुछ मिलेगा आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां भी ज्वाइन हो जाइए। वहां आपको सभी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह थोड़ा बहुत देता रहूंगा वहां भी भाई, ठीक है। इंफॉर्मेशन सभी मिलती रहेंगी। क्वेश्चन 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 21 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको न सिर्फ ईवीएस में ही बल्कि सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी में हेल्प करते हैं। और सीडीपी में भी एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड ज्यादातर पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर वाइज कौन सा क्वेश्चन है भाई, को प्रदर्शन करता? फर्स्ट, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया। भाई ये तो नहीं कर रहा, ये तो विद्यार्थियों के सबको कर रहे हैं। विद्यार्थियों में तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूं। लड़कों लड़कियों चलो हम एक साथ खेलेंगे, तो इन तीनों में तो नहीं कर रहा। किस में कर रहा है? लड़कों को टारगेट कर दिया कि लड़के ही शोर करते हैं। बेचारे कितने सीधे साधे भोले भाले होते हैं लड़के, है ना। क्या यही शोर करते हैं? बिल्कुल नहीं भाई, लड़कियां भी करती हैं, ठीक है ना। तो यही जेंडर वाइज हो गया। तो बॉयज यू ऑलवेज मेक नॉइज, ये क्वेश्चन जो है, इसलिए बुला रहा था यार मैं फोन, इसलिए किया था। ये
क्वेश्चन जो है राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं? कौन से ऐसे हैं जो आपके समूह में रहते हैं? मधुमक्खी, चींटी और मकड़ी। ये क्वेश्चन मैं करा के आया हूं। क्वेश्चन का देखिए, मैं फिर कहूंगा तरीके अलग होते हैं, क्वेश्चन वही होते हैं। अगर आप बात करें तो इस चैप्टर में मैं भी करा कर आया था, क्वेश्चन का तरीका बदल दिया, क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया, वही क्वेश्चन आ गया। मकड़ी ग्रुप में नहीं रहती। ततैया, दीमक, चींटियां बिल्कुल भाई ग्रुप में रहते हैं, यही आंसर वहां था हमारा, ठीक है ना। स्पाइडर, मच्छर, मकड़ी, मकड़ी नहीं रहती। रख दो, अरे यहां तक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मधुमक्खी में घर में पाई जाने वाली मक्खी और दीमक, ठीक है ना। तो मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाले मक्खी जरूर नहीं ग्रुप में मिले आपको, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर बनेगा। ततैया, दीमक एंड चींटियां ये ग्रुप में रहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 पे आ जाओ भाई। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द लीस्ट इंपॉर्टेंट। क्या पूछा है? लीस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन टीचिंग ऑफ ईवीएस, ठीक है ना। डिस्कशन विद स्टूडेंट्स, भाई ये तो पॉजिटिव है। कार्य पत्रों पर चित्रों रूपरेखा का बनाना, होल्ड करते हैं, बिल्कुल भाई पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव ऑप्शन मिल चुका है। विद्यार्थियों को बाहर की प्रकृति के सैर पर ले जाना, टेकिंग स्टूडेंट्स आउटसाइड फॉर नेचर वॉक, ये भी सही है। पनिशिंग डिसओबीडियंट स्टूडेंट्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, सबसे कम इंपॉर्टेंट यही है। ऑप्शन हमें सी जो है करेक्ट आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, कौन सा करता है भाई ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते भाई? गलत हो गया। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियां पेशीय द्रव्यमान कम होता है। डी ऑप्शन, लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? तो लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन कौन सा ऑप्शन करता है? अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, कि सामान्यतः लड़कियां लड़कियों से बेहतर खाना बनाती हैं, तो भाई यही राइट आंसर बन जाएगा। ऐसा सच नहीं है। आपने देखा होगा होटल्स, रेस्टोरेंट, कहीं भी चले जाइए, ज्यादातर आपको मेल ही मिलेंगे, लड़के ही मिलेंगे, बॉयज ही मिलेंगे। तो भाई रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन जो है यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है, इसलिए राइट आंसर 1 हो जाएगा। अच्छा, यहां एक चीज और दे देता, यहां एक चीज और दे देता कि लड़के सामान्यतः लड़कियों से गणित में बेहतर होते हैं, तो ये भी लैंगिक रूढ़िबद्धता का आंसर बन जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार डाल दिया जाता है, ये ऑप्शन भी डाल दिया जाता है कि लड़के ही मैथ्स में अच्छे होते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि लड़के ही मैथ्स में अच्छे मिले, एक से एक लड़का आपको मैथ्स में गधा मिल जाएगा और एक से एक लड़की आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी मिल जाएगी। तो इसीलिए या तो ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ, और जो मैंने बताया ये ऑप्शन डाला जाता है कि लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं, तो ये भी इसका आंसर बन जाता है। ऐसा पॉसिबल, मतलब ऐसा नहीं है, लैंगिक रूढ़िबद्धता प्रदर्शन करता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन भाई, कई बार आपके पेपर में आ गया है अलग अलग तरीके से आके। देखिए सीटेट ने जो अपना पैटर्न चेंज किया है, सीटेट अब जो है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पहले क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता था, लेकिन अब अगर हम बात करें लास्ट 2-3 एग्जाम की, तो वहां क्या हुआ है, कुछ क्वेश्चन में सीटेट ने अपना पैटर्न चेंज किया है। वहां पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे जाकर 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो स्टेटमेंट की फॉर्म में होंगे, मैचिंग की फॉर्म में होंगे, यानी कि आपको अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस पता है तो ही आप लोग करेक्ट आंसर लगा पाओगे, अदरवाइज आप लोग करेक्ट आंसर नहीं बता पाओगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इधर गिवन है नेशनल पार्क्स, और दूसरा ऑप्शन है स्टेट इन इंडिया, यानी कि ये नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। 4 नेशनल पार्क दे रखे हैं, 4 भारत के स्टेट के नेम दे रखे हैं, आपको चारों पता है तो ही सही कर पाओगे। कभी कभी 2 या 3 पता हो तो भी आपका काम चल जाता है। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है भाई? ये है आपका उत्तराखंड में, तो एक के नीचे आएगा सेकंड, एक के नीचे क्या आएगा भाई? सेकंड आएगा। दूसरा है काजीरंगा, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है भाई? असम में है, तो बी के नीचे फर्स्ट आएगा, तो बी मैच करेगा फर्स्ट से।
थर्ड है रणथंबोर। रणथंबोर कहां पर है भाई? रणथंबोर नेशनल पार्क आपको पता है राजस्थान में है, तो सी के नीचे 4 आएगा, सी के नीचे 4 आएगा। एंड डी बचता है, आपको पता है गिर। गिर किसके लिए भाई? शेर के लिए फेमस है। और गिर कहाँ का है भाई? आपको पता है गुजरात का। गिर कहां पर है? गुजरात में है। गिर कहां पर है? गुजरात में है। तो गुजरात यानी कि थर्ड आ जाएगा, इसके नीचे थर्ड आएगा, डी के नीचे थर्ड आएगा। तो ए के नीचे सेकंड कहां पर? देखिए ए में थर्ड में से मैच कर रहा है, तो भाई ऑप्शन ए आपने एलिमिनेट कर दिया। अगर आपको एक चीज पता थी कि आपका जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, तो आप पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, आप लोग फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, आप लोग थर्ड ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते थे। यहां तो भाई लक काम कर गया, यहां लक काम कर गया कि जिसको ये पता थी जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है, उसका एक ही बार में आंसर सही चला जाता, वो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया था, इसका एक ही ऑप्शन दिया था, मैच कर गया। तो देखिए ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड, चार ऑप्शन हमारे मैच कर चुके हैं सी एक ऑप्शन से। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले पर चलो भाई, अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है भाई। मधुमक्खियों का चैप्टर जो है स्टेटमेंट की क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन आता है। हर बार क्वेश्चन ज्यादातर 99% मधुमक्खियों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। डिटेल में आपको एनसीईआरटी में पढ़ा कर आ रहा हूं, डिटेल में पढ़ाइए, एक एक चीज पढ़ाइए, एक एक वर्ड पढ़ाया है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ाया है मैंने इसका। तो यहां पर कौन सा सही नहीं है? यानी कि 3 स्टेटमेंट मधुमक्खियों के बारे में सही होंगे, एक गलत होगा। वो जो गलत है वही आपको आंसर ढूंढना है, वही ढूंढना है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो आ जाओ भाई, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी, श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है। थर्ड ऑप्शन, छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। और ऑप्शन डी, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। तो देखिए डी से ही शुरुआत करते हैं, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, बिल्कुल सही बात है भाई कि छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। अब डी के बाद आते हैं ऑप्शन ए में, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। ये बिल्कुल सच बात है कि एक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होगी और उसका काम जो होगा, उसका काम सिर्फ और सिर्फ अंडे देने का उसका काम होगा। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए हो जाते हैं आपके करेक्ट। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन सी कि भाई छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि जो छत्ता होता है उसमें कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। और ऑप्शन अगर आ जाओ बी पर कि श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, तो भाई यही ऑप्शन हो गया रॉन्ग, यही ऑप्शन हो गया रॉन्ग। तो यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि जो नर मक्खी होती है, मैंने बताया था इनके बारे में कि जो नर मक्खी होती है छत्ते में, वो कोई खास काम नहीं करती, वो एक तरीके से यूजलेस होती है, कुछ भी उनका काम नहीं होता। श्रमिक मक्खी ही घोंसला के मतलब छत्ता तैयार करती हैं, वही शहद लेकर आती हैं, तो सारा काम बच्चों की देखभाल भी वही करती हैं। सारा काम कौन करता है? श्रमिक मक्खी करती है। नर मक्खी होते हैं वो कोई भी काम नहीं करते, और रानी मक्खी एक ही पाई जाएगी, उसका काम होगा अंडे देना। तो ये 3 ऑप्शन ठीक हो जाएंगे और ये ऑप्शन आपका रॉन्ग यहां पर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो जुलाई में पेपर हुआ था, जुलाई 2024 में जो पेपर हुआ था, जुलाई 2024 में पेपर था, उसमें यही क्वेश्चन था, शायद यही स्टेटमेंट उसमें रॉन्ग दे रखा था। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 27 पर। क्वेश्चन 27 बाघों के बारे में क्वेश्चन है। बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती? फिर यहां नेगेटिव ऑप्शन आ गया। बाघ से रिलेटेड एक एक स्टेटमेंट, एक एक लाइन में डिटेल में पढ़ाइए, चाहे बाघ से रिलेटेड हो, स्लॉथ से रिलेटेड हो, लंगूर से रिलेटेड हो, हाथियों से रिलेटेड हो, मधुमक्खियों से रिलेटेड हो, मैंने आपको या नेफिंथिस पौधे से रिलेटेड हो, ये 6-7 टॉपिक ऐसे बताए थे जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनने हैं। मैं फिर कह रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, जो मैंने 6-7 नाम लिए हैं इन क्वेश्चंस में से। तो बाघों के बारे में यहां पर दिया गया है कि कौन सा शिकार खोजने में मदद नहीं करती। नेगेटिव ऑप्शंस की तलाश करनी है भाई, यहां भी आपको नेगेटिव ऑप्शन तलाशना है। या संवेदनशील गलमुख, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, या जोर से गर्जना, या सुनने में तीव्र आवाज। तो देखिए जब वो अपना शिकार करता है तो जोर से गर्जना, ये इसकी मदद कैसे कर देगा? ये इसकी मदद नहीं करता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने बताया था इसका जोर से जो जो गर्जना होता है 3 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है, और इसकी जो गरजता है ये जब ये शिकार करता है
तो अलग तरीके से गरजता है, और जब अपनी बागिन को बुलाता है, अपनी प्रेमिका को बुलाता है, अपनी लवर को बुलाता है, तो भाई तब इसकी जो गरजने की टोन होती है वो कुछ अलग ही होती है। याद रखिएगा, अलग अलग तरीके से गरजता है। क्वेश्चन 28 पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 28। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सिर्फ एक ही कथन सही है, वो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। कभी कभी गलत भी पूछ लेता है, और ये भी अच्छा, ये क्वेश्चन शॉर्ट में दे दिया, कभी के पूछा कौन कौन से सही है या कौन से सही नहीं है, ये 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। हाथी से क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल, पेपर में उसमें गिवन है 200 किलोग्राम, उसमें गिवन है बुक में 200 किलोग्राम तक होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। 2 कुंटल नहीं भाई, ये खा पाते हैं 100 किलोग्राम, ये खा पाते हैं 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम यानी कि 1 कुंटल यहां पर खा पाते हैं। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है भाई, 2 से 4 घंटे सोते हैं। मैंने बताया था 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करते नहीं, बहुत नहीं करते भाई, बहुत कम आराम करते हैं। तो 3 स्टेटमेंट इसमें गलत कौन कौन से हैं? हाथी का वजन ज्यादा होता है इसलिए वो बहुत आराम करता है, नहीं, बहुत आराम नहीं करता, बहुत कम आराम करता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, रॉन्ग हो गया। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। 4 से 6 या 2 से 4 घंटे ये सोते हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्तियां खा जाता है, ऑप्शन रॉन्ग है। बुक की लैंग्वेज में बता रहा हूं 100 किलोग्राम, बुक की लैंग्वेज 100 किलोग्राम यानी कि 1 कुंटल तक खाता है, यानी कि 1 कुंटल तक ही खा पाता है। और ऑप्शन ए 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्य 2 कुंटल तक होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, लेकिन बुक में 2 कुंटल ना देकर के 200 किलोग्राम गिवन है। बात वही है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी यहां पर चेंज कर दी एग्जामिनर ने आपको फंसाने के लिए। तो यही हमसे राइट ऑप्शन पूछा था, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। तो किसके बारे में बात की गई है? द एरिया ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करता है? फॉर्मल लैंग्वेज को इंक्लूड्स करता है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों को करता है, सिर्फ इनफॉर्मल को करता है, या स्कूल एजुकेशन को करता है? भाई देखिए, पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग फॉर्मल सिर्फ बुक से ही नहीं, किताबों से ही नहीं, अपने रियल लाइफ से रिलेटेड, वास्तविक जीवन से रिलेटेड, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, सभी जगह से इसके बारे में हम लोग सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्कूल से ही पढ़ सकते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक यही मतलब हो गया, ठीक है ना, यही इसका मतलब हो गया। तो इसमें दोनों आ जाएंगे, फॉर्मल भी आ जाएगा और इनफॉर्मल लैंग्वेज या नॉन फॉर्मल लैंग्वेज, दोनों प्रकार की इसमें फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल लैंग्वेज, सॉरी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, दोनों ही इसमें शामिल रहेंगी। इसलिए ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 पर आने से पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहें तो सीटेट के नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट आप लोग ले सकते हैं। यहाँ आपको सीटेट के नोट्स के अलावा प्रोवाइड कराए जाएंगे 20 कंप्लीट 150 मार्क्स के प्रैक्टिस सेट, 20 ईवीएस के प्रैक्टिस सेट, 20 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, 500 सीडीपी के क्वेश्चन और एनसीईआरटी की समरी, और एनसीईआरटी की समरी क्लास 3rd 4th 5th की, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, और ये मिलेगा आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद, ये मिलेगा आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। कॉल प्लीज कोई नहीं करेगा, इस नंबर पर मैसेज करके आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आपको फ्रेंड्स तक, अपने क्लासमेट्स तक, जो भी लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, आस पड़ोसी, सभी तक वीडियो को प्लीज शेयर कर देना है। और अगले आ जाओ भाई लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लास्ट क्वेश्चन रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का। 9 प्रैक्टिस सेट हमारे आज हो जाएंगे वीडियो। ईवीएस की 9 प्रैक्टिस सेट, ये 4 वीडियो थ्योरी की डाली हैं, 13 वीडियो देखिए। ईवीएस में 13 वीडियो देखने के बाद ही आपको ये लगेगा कि ईवीएस में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, हमारे भाई क्वेश्चन गलत ही नहीं हो रहे। ईवीएस में सब कुछ ठीक जा रहा है ऐसा आप लोग लगने लगे, और ऐसा ही होगा। आप 4 वीडियोस को देख लीजिए जो थ्योरी वाली हैं, उसके लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
तो देखिए इसमें देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? समस्या समाधान के गुण कौन से हैं भाई? कंस्ट्रक्शन यानी सृजन, सिलेक्शन यानी चयन, डिक्लेमेशन यानी भाषण, और राइटिंग लेखन। तो यहां पर समाधान के गुण पूछे भाई, अवगुण नहीं पूछे। तो भाषण गुण कहां हो सकता? न तो भाषण गुण होगा और न ही राइटिंग गुण होगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। सृजन और चयन यानी कि ए एंड बी, ए एंड बी ये दोनों इसके गुण हो जाएंगे। तो ए और बी किस ऑप्शन में है? ए और बी ऑप्शन नंबर ए में है, ए और बी ऑप्शन नंबर ए में है। तो 30 क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से सुपर 30 टॉप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 9 के होते हैं हमारे कंप्लीट। आई होप ये वीडियो, ये क्लास, ये सेशन आपको पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास, ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हर एक फ्रेंड्स तक, हर एक पड़ोसी तक, दोस्तों तक, जो लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं सभी तक वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप नोट्स लेना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।